नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर हमारी चर्चा होने वाली है वो है जन्म कुंडली का दूसरा भाव। प्रिय दर्शकों, प्रायः लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं अपने जीवन काल में कितना धन कमाने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, धन कमाना, अर्जित करना, संचित करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संभव है कि आप अपने जीवन काल में बहुत धन कमा लें, पर जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन काल में बहुत धन बचा लें। ये बातें तय होती हैं आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से। जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव है। लाभ का सुख अर्थात 4 घर आगे जन्म कुंडली का दूसरा भाव। आपके जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो आपके द्वारा उपार्जित संपदा की बात को बताता है। लेकिन जरा विचारणीय तथ्य है, इसे समझिए। स्व उपार्जित संपदा अपनी जगह है। आपके पास जो धन अर्जित होगा उसमें आपकी संपदा, कई बार क्या होता है कि पैतृक संपत्ति कुछ थी, आपने उसको बहुत बढ़ा दिया। आपके पास थोड़ा ही था, आपने उसको बहुत बढ़ा दिया। यानी ये जाना जाए आज कि आपके जीवन काल में चल संपत्ति होने वाली है या अचल संपत्ति, और ये जाना जा सकता है कैसे। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली के दूसरे भाव को खोलिए। आप अपने जीवन काल में यदि अचल संपत्ति चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा हो, चल संपत्ति का मतलब और अचल संपत्ति का मतलब तो जानते हैं। अचल संपत्ति वो होता है कि धन भी हो और साथ ही साथ जमीन, घर इत्यादि। चल संपत्ति वो है कि बैंक बैलेंस आपके पास बहुत अच्छा है या आपके पास इनकम बहुत अच्छी है। जमीन इत्यादि बहुत कम है, घर इत्यादि कम है, आपके पास बैंक में पैसे हैं, पैसे हाथ में आपके पास हैं, इनकम बहुत आपकी अच्छी है। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके चलते निरंतर या यूं कहें कि रोज ही आपको धन आ रहा है, तो ये हो गई चल संपत्ति। अब जरा सूत्र समझिए। जन्म कुंडली के यदि दूसरे भाव में बैठे बलवान शनिदेव यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएं, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे बलवान शनिदेव यदि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएं, तो निसंदेह ऐसा जातक अचल संपत्ति का मालिक होगा। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात, सूत्र तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, और द्वितीय भाव में यदि किसी बलवान होकर के शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है कि ऐसा जातक अचल संपत्ति का मालिक होगा। परंतु एक बात समझिए, अब सवाल यह खड़ा होता है कि अचल संपत्ति होना ज्यादा अच्छा है या चल संपत्ति। देखिए, चल संपत्ति वो है जहां आप खुद भी खाइए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाइए। जब किसी से कभी कभी पूछा जाता है तो कई बार आपने देखा होगा कि मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, भाई आपके पास पैतृक संपत्ति के रूप में तो कुछ है? तो नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, वो खुद ही कमाए खाए खत्म कर दिए। तो अपने वंशजों के लिए जब आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका खाने के नाम पर ही वो आपका दिल से सम्मान करते हैं। तो ये कर्तव्य तो कहीं ना कहीं बनी जाता है। वैसे तो रूल यही कहता है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय, पर फिर भी प्रायः छोड़ने की बात यदि आए तो वो वही होता है अचल संपत्ति। आपने खूब कमाया, बनाया और छोड़ दिया अपने खाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को। तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव की ऐसी स्थिति हो तो निसंदेह आप अचल संपत्ति के मालिक होंगे। अब जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी उच्च या स्वराशि के बलवान गुरु से युक्त हो। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देव गुरु या तो उच्च के हों या स्वराशि के हों, और ऐसे गुरु पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तब भी जातक अचल संपदा का अवश्य ही मालिक होगा। यदि जन्म कुंडली में, ये सूत्र भी आपने समझ लिया, देवगुरु धन के कारक हैं, धन भाव में यदि बली होकर के शुभ ग्रह से दृष्ट होंगे तो ऐसा जातक निसंदेह अचल संपदा का मालिक होगा। यदि धन भाव का स्वामी यानी दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के नवम अथवा लाभ भाव में बैठा हो और पापक ग्रह से दृष्ट या युत न हो, तो आप जानते हैं ये महाधन योग है। ऐसी अवस्था में जातक के पास धन आता भी है और धन खूब संचित भी होता है। फलतः ऐसा जातक अचल संपदा का स्वामी हो जाता है। जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी तृक भाव में न हो, 6, 8, 12 में न हो और बलवान हो, साथ ही साथ दूसरे भाव पर
2 से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो भी ऐसा जातक अचल संपदा का स्वामी होता है। एक और सूत्र समझिए कि दूसरे भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह उच्च का हो और उसका कोई बलवान मित्र ग्रह, यानी द्वितीय भाव में बैठा ग्रह उच्च का तो हो, उस पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो वो ग्रह स्वयं भी बलवान हो और द्वितीय भावगत ग्रह का मित्र ग्रह भी हो और उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तब भी ऐसा जातक अचल संपदा का स्वामी होता है। और यदि, अब ये तो बातें हो गई अचल संपदा के स्वामी की, चल संपदा किसके पास होगा? अब समझिए इसको, यदि दूसरा भाव पीड़ित हो, जैसे दूसरे भाव को पाप कर्तरी योग लगा हुआ, जन्म कुंडली के तीसरे और लग्न में पापक ग्रह हो तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव को पाप कर्तरी योग लग जाएगा। और ऐसी अवस्था में एक से अधिक पापक ग्रह दूसरे भाव को देख भी रहे हो, ध्यान से सुनिए और समझिएगा, दूसरा भाव पाप कर्तरी योग में हो अथवा एक से अधिक पापक ग्रह दूसरे भाव को देख रहे हो और ऐसी अवस्था में दूसरे भाव का स्वामी बलवान हो, दोनों में से कोई एक स्थिति हो, यानी कि द्वितीय भाव पाप कर्तरी में हो या द्वितीय भाव पर पापक ग्रह की एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो और दूसरे भाव का स्वामी बलवान हो, जैसे जन्म कुंडली के पंचम में हो, द्वितीय में ही हो, नवम में हो, दशम में हो या एकादश में हो, तो ऐसे जातक के पास निसंदेह खूब चल संपदा होगी। लेकिन ये चल संपदा यानी संभव है कि वो मरने के साथ साथ ले भी जाएगा, वंशजों के लिए अपने छोड़ के जाएगा, ऐसा कहना मुश्किल होगा। तो वहीं कुंडली में लाभ भाव और लाभेश यदि बहुत बलवान हो पर धन भाव और धनेश यदि कमजोर हो तो भी ऐसा जातक चल संपदा का ही स्वामी होता है, यानी संपत्ति जो उसके साथ आती है, घर उसने जो अपने बनाया, गाड़ी इत्यादि, खूब मौज मस्ती किया और खा पी करके बराबर करके चला गया। द्वितीय भाव का स्वामी यदि गुरु से युक्त या शुभ कर्तरी योग में बलवान हो, द्वितीय भाव का स्वामी यदि देवगुरु से युक्त हो और जहां ये बैठे हो शुभ कर्तरी में हो, पर द्वितीय भाव पर सूर्य या शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी ऐसा जातक अचल नहीं चल संपदा का ही स्वामी होता है। यानी अपने जीवन काल में आया, खूब कमाया, खाया, मौज किया, दुनिया भर के लोगों ने जाना उसको, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने वंशजों के लिए छोड़ करके नहीं जा पाएगा। इन सूत्रों को अगर आपने समझा हो तो एक चीज गौर करिए, जन्म कुंडली के और भावों के बली होने से लाभ तो आ जाएगा, परंतु द्वितीय भाव यानी जो संचय का भाव है, ये पैतृक संपदा का भी है लेकिन ये संचय का भाव भी है। अगर ये भाव पीड़ित होता है तो जातक धन संचित नहीं कर पाता, यानी कमाएगा, खूब कमाएगा, परंतु वो बचा नहीं पाएगा। जन्म कुंडली का मान लिया जाए कि लाभ के भाव बहुत मजबूत हों परंतु द्वितीय भावपति 6, 8, 12 में बैठा हो, तब भी ऐसे जातक के पास धन संचित नहीं होगा, धन आएगा और चला जाएगा, पर धन आएगा। यहां एक सूत्र जरूर लागू हो जाता है कि यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा जातक धन के लिए दर दर ठोकर खाएगा, धन आएगा पर उसके पास संचित नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपने समझा होगा। मैंने जब कल राशिफल में आपको बताया था कि जन्म कुंडली का तीसरा और 11वां भाव, ये दोनों ऐसे भाव हैं जो कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, तो मैंने कहा था कि दूसरे भाव पर यह बात पूर्णतः लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि ये उत्तरोत्तर वृद्धि अब निर्भर करता है परिस्थितियों के हिसाब से कि कैसी स्थिति है। इसमें पापक ग्रह भी कई बार जरूरी नहीं कि इस भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। तो आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपने अपनी जन्म कुंडली पर भी आजमाया होगा और इस सूत्र को आपने भली भांति समझा भी होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।